Hello and welcome back to my channel Project PMYP. Today is the 8th day for the series on Industrial Relation and Labor Law and we are here preparing for UPSC EPFO जिसका एग्जाम आपका 2 जुलाई को है. So आज हमारा क्वेश्चन नंबर 176 से शुरू होगा. So let us begin without wasting any time. Question is here, as per Factories Act, after how many years should be factories premises be painted and refurnished? अभी तक हम लोग बेसिकली ज्यादातर फोकस इंडस्ट्रियल रिलेशन पे कर रहे थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस है ना वो कम्प्लीटली लेबर लॉ पर है. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन का दिखेगा, सब लेबर लॉ के क्वेश्चन मैंने डाले हैं क्योंकि अभी तक इंडस्ट्रियल रिलेशन प्लस लेबर लॉ चल रहा था. इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन डोमिनेट कर रहा था अभी तक के लेक्चर्स में. आज केवल लेबर लॉ देखने को मिल रहा है. फैक्ट्री एक्ट में क्या कहा गया है कि कुछ ईयर्स के बाद आपकी फैक्ट्री के प्रेमाइसेस पेंट कर देने चाहिए, रिफर्निश कर देने चाहिए. तो वो कितने साल बाद? 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद या हर एक साल आपको पेंट करते रहना चाहिए? ट्राई टू आंसर दिस. ये मैंने आपको फैक्ट्री एक्ट की वीडियो होगी लगभग 1.5 घंटे की, उसमें मैंने पूरे फैक्ट्री एक्ट के हर एक सेक्शंस कवर कराए हैं. उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि हर 5 साल पे फैक्ट्री पेंट और रिफर्निश करनी चाहिए. भाई खुद सोचो, हर साल या 2 साल पे तो आप घर भी नहीं पेंट कराते होगे, 3 साल 4 साल पे कराते हो, राइट? 10 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 10 साल इज कैन नॉट बी द आंसर. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट डिफाइन रिम्यूनरेशन? किस सेक्शन में रिम्यूनरेशन को डिफाइन किया गया है? ट्राई टू आंसर दिस. ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. 2D, 2G, 2A एंड 2H. डिफिनीशन किसमें दी गई है? So the answer here is section 2G. मैं सारे क्वेश्चंस, सारे सेक्शंस को क्वेश्चंस के थ्रू नहीं ला सकती, लेकिन आई होप कि जो सेक्शंस को मैं क्वेश्चंस के थ्रू ला रही हूँ ना, एटलीस्ट वो सेक्शंस आपके दिमाग में बैठ जाए. जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में रिम्यूनरेशंस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सो इट इज सेक्शन 2G. सेक्शन 2G में डिफिनीशन है. किसकी? रिम्यूनरेशन की डिफिनीशन है. ठीक है, रिम्यूनरेशन की डिफिनीशन दी गई है सेक्शन 2G में. आगे बढ़े. द फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ द डिसीज्ड वर्कमैन हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹2500 टू हाउ मच? अगर कोई वर्कमैन की मृत्यु हो जाती है तो जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस है उसको 2500 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 35, 45, 5000 या 55? ट्राई टू आंसर दिस. जस्ट डबल कर दिया गया है. पहले 2500 था, अभी बढ़ा के 5000 कर दिया गया है. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कृपया करके इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोग तुक्का मारने चलेंगे तो सोचेंगे 25 बढ़ा के 5500 या 5000 तो करेंगे नहीं, थोड़ा ही बढ़ाया होगा 3500. नहीं भाई, जस्ट डबल कर दिया गया है फ्यूनरल एक्सपेंसेस. तो कितना कर दिया गया है? इट इज ₹5000 नाउ. ठीक है, ₹5000 इज द फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ डिसीज्ड. As per section 2 of Factories Act, who can be called adult? Factories Act के section 2 में adult की definition दी गई है. किसको adult कहा गया है? ठीक है, उसमें अलग अलग लोगों के लिए है. 15 साल तक, 15 to 18 को अलग बोला गया है. ठीक है, और फिर 18 से ऊपर को अलग बोला गया है. एडोलसेंट बोला गया है इनके बीच को यहाँ पे, और फिर 18 तक को सबको यूथ बोला गया है. ठीक है, यूथ. इसके पहले आपका 15 से छोटा आपका चाइल्ड है. ठीक है, तो बताओ ये सेक्शन 2 के फैक्ट्रीज एक्ट में अडल्ट की डेफिनेशन क्या है? 18 प्लस को अडल्ट कहा गया है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऐसा इंसान जिसने 18 साल की एज कंप्लीट कर ली है उसको आपको अडल्ट कहेंगे. ठीक है, सेक्शन 2G अंडर दिस एक्ट, यही फैक्ट्री एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे. इक्वल रिम्यूनरेशन में क्या है डिफिनीशन? इक्वल रिम्यूनरेशन की, लेकिन यहाँ फैक्ट्री एक्ट की बात हो रही है. सेक्शन 2G में क्या डिफाइन किया गया? देखो वहां पे रिम्यूनरेशन को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे किसको डिफाइन किया गया है? फैक्ट्री, MFG प्रोसेसेस, वर्कर या ऑक्यूपेंट? तो सेक्शन 2G रिम्यूनरेशन एक्ट में रिम्यूनरेशन को डिफाइन किया गया है, और फैक्ट्री एक्ट में आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है. Which of the following statements relating to Employees Compensation Act is not correct? चलो ध्यान से एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही
नहीं है। दिस एक्ट हैज लिंक विथ वर्कमैन कंपनसेशन। This act is the outcome of amendment that was made to the Workmen's Compensation Act. This act does not have any provisions relating to temporary disablement of workmen. This act has provision related to permanent partial disablement. तो कंपनसेशन एक्ट के लिए कौन सा सही नहीं है? ठीक है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का लिंक वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट से होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये एक्ट अमेंडमेंट के बाद बना था वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के, ठीक है। पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, उसको अमेंड करके आपका एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट बना दिया गया, ठीक है। इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी, डिसीज सब के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा ना टेम्परेरी के बारे में नहीं बताया गया। भाई क्यों नहीं बताएंगे? अगर टेम्परेरी का लूप होल दे दिया तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा? एम्प्लॉयर कह देगा भाई टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, नहीं दे रहे कुछ भी कंपनसेशन, ठीक है। इसमें टेम्परेरी डिसेबलमेंट के बारे में भी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182. Who is exempted employee under the Employee State Insurance Act? Employee State Insurance Act के अंदर कौन नहीं आता है? A employee who is minor, a employee who is not liable under the act to pay the employee's contribution, minor employee who is not liable under the act to pay the employee's contribution, none of above. चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 182. इसका आंसर आपको दिख रहा है सामने? आप कहोगे मैडम चारों आंसर दिख रहे हैं, कोई भी हो सकता है। नहीं, ध्यान से देखो, देखो माइनर है तो काम ही कैसे करा रहे हो, पहले ही आपका दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे माइनर एम्प्लॉय दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनर एम्प्लॉय तो वैसे भी लायबल नहीं होता, माइनर एम्प्लॉयज के अलावा भी जो लायबल नहीं है वो सारे इंक्लूड होंगे। एम्प्लॉय हु इज नॉट लायबल अंडर एनी एक्ट टू पे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन को पे नहीं करना है वो सब आपके एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय, साफ साफ लिखा हुआ है। इसी को एक्सप्लेन कर दिया, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। 182. If there are dash number of employees, an employer has to provide a canteen. कैंटीन होना कंपलसरी है अगर उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो जाएं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। ये बताया था कि जब 100 से ऊपर एम्प्लॉयज हो तो वर्क कमेटी बनती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें फैक्ट्री एक्ट में कवर की गई है। यहाँ पे कैंटीन कितने एम्प्लॉय बनता है? कैंटीन सर्विसेज कितने एम्प्लॉयज पे देनी है आपको, बताइए। कितने एम्प्लॉयज? 300 अगर एम्प्लॉयज है, पहले तो 100 था, अभी इसको 300 कर दिया गया। अगर 300 एम्प्लॉयज हैं, 300 से ऊपर है, तभी आपको ले ऑफ वगैरह करने के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी, नहीं तो पहले तो 100 था, ठीक है। अभी कितना है ये, कितने एम्प्लॉयज पे कैंटीन खोलना है? इट इज 250, ठीक है। क्यों भाई 200 एम्प्लॉय नहीं लगती है? चलो, under the Minimum Wages Act 1948, the appropriate government shall fix minimum rate of wages payable to employees employed in employment specified in. ये तो टंग ट्विस्टर बन गया, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर मिनिमम रेट आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है। ये कहाँ कहा गया है? देखो, दो तरीके के वेज हमने बताए थे, एक होता है मिनिमम वेज, ठीक है, एक होता है फ्लोर वेज। फ्लोर वेज ये आपका फैक्ट्री एक्ट में बताया गया था, मिनिमम वेज, फ्लोर वेज। मिनिमम वेज क्या होता है? ये स्टेट डिसाइड करती है आपका वर्कर्स का कंडीशंस देख के, उन लोग की लाइफस्टाइल देख के। फ्लोर वेज जो होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया वगैरह देख के आपका सेंटर डिसाइड करता है। फ्लोर वेज सेंटर डिसाइड करता है, और मिनिमम वेज आपका काम किस तरीके का है, नेचर ऑफ वर्क, ये सब देख के डिसाइड होता है। ज्यादा हजार्डस वर्क, मिनिमम वेज ज्यादा होगा। और जो वेज होता है वो कभी भी मिनिमम वेज से कम नहीं हो सकता, वरना उसके लिए भी हमने पढ़ा था कि पेनाल्टीज होती हैं। तो ये आपका शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में एंड एम्प्लॉयमेंट्स एंड एडेड अंडर सेक्शन 27। शेड्यूल 1 में पार्ट 1 में और सेक्शन 27 में कहा गया है आपका मिनिमम रेट ऑफ वेज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉ? लेबर लॉ का बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है? सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी, या ऑल ऑफ अबव? अभी तक का जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना ऑल ऑफ अबव का, आप तो ऑल ऑफ अबव लगा दोगे। इस केस में तो फिर से सही हो जाना है। सो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर हियर। देखो, पर समझ लो एक बार, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं लेबर लॉ के। देखो, सोशल जस्टिस होना चाहिए, एम्प्लॉयज के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर सातवें आसमान पे है और एम्प्लॉयज का स्लेव बना हुआ है। एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी की भी बात है,
ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पेबल इज स्टेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, वो किस में कहा गया है? स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2005, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, या नन ऑफ अबव. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ये कहा गया है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 अंडर के. ठीक है, इसके अंदर है ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. Which of the following legislation extends some sort of benefit to retired employees also? Retired employees के लिए कुछ benefits होते हैं, वो किसके अंदर है? मैटरनिटी बेनिफिट. भाई मैटरनिटी बेनिफिट रिटायर्ड एम्प्लॉयज को मिलेंगे, चलो ठीक है. एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. तो ये तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो. यहाँ पे देखो, मैटरनिटी बेनिफिट तो महिलाओं को मिलता है, उन्हीं महिलाओं को हुआ प्रेग्नेंट. पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस तो तब मिलेगा ना जब आप काम करोगे, काम के बिना बोनस कैसा होता है? एम्प्लॉयज कंपनसेशन, कंपनसेशन कैसा? जब कोई गलती होगी तब ना कंपनसेट करेगा. ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर. ठीक है. नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड व्हाइल रिक्रूटिंग मेन एंड विमेन वर्कर्स इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेन और विमेन के बीच में, ये किसके अंडर कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 188. डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है? या फिर आपको पैसे कम मिल सकते हैं विमेन्स को, या फिर काम ज्यादा कराया जा सकता है, हरासमेंट हो सकता है, कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है? वेजेस का ही डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, ये कहा गया है आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में. ये जी हाँ, ये वही एक्ट है जिसमें रिम्यूनरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2G में दी गई थी. ठीक है, अब तो नहीं भूलेगा ना, सेक्शन 2G में रिम्यूनरेशन की डेफिनेशन दी गई है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की डिफिनेशन सेक्शन 2G में दी गई है, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट के, ये आपका रिम्यूनरेशन एक्ट के सेक्शन 2G में रिम्यूनरेशन की डिफिनेशन दी गई है. और ये कहा गया है कि कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मेन और वुमेन के बीच में. ठीक है. इन विच ईयर डिड फैक्ट्री एक्ट केम इनटू फोर्स? देखो, बना और फोर्स में आना दो डिफरेंट चीजें होती हैं. तो कब ये फोर्स में आया? तो बना कब था आपका? 1948 में. फोर्स में कब आया? के बाद कब बाद? 1 अप्रैल 1949. ये डेट आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. फर्स्ट, और आप इतना पढ़े हो फैक्ट्री एक्ट और यही डेट भूल जाओ तो फिर तो गड़बड़ है ना. 1 अप्रैल 1949 तो वैसे ही बात हो गई कि आप इंडिया में रहते हैं और आपको ये नहीं पता है कि इंडिया का कैपिटल क्या है या भारत आजाद कब हुआ था. इट इज 1 अप्रैल 1949. फैक्ट्री एक्ट आपका फोर्स में आया था. Which of the following benefits have not been provided under Employee State Insurance Act? ये वही एक्ट है जिसमें बेरोजगारी भत्ते की बात की गई है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात की गई है. एम्प्लॉयमेंट स्टेट बेनिफिट एक्ट के अंदर कौन सा नहीं है? नॉट प्रोवाइडेड. चलो ट्राई टू आंसर दिस. सिकनेस बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस, डिसेबलमेंट बेनिफिट. तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट में तो हमने पढ़ लिया, तो ये तो दिया ही गया है. ठीक है, सिकनेस भी दिया गया है और डिसेबलमेंट भी दिया गया है. देखो, चिल्ड्रन अलाउंसेस जैसी कोई चीज नहीं है, तो आंसर सी इज द राइट आंसर. चिल्ड्रन अलाउंसेस कुछ नहीं होता ना, सुना भी नहीं होगा चिल्ड्रन अलाउंसेस. ठीक है. Who shall nominate the member of advisory committee formed under this act? एडवाइजरी कमिटी कौन फॉर्म करेगा? तो एक वर्ड हम बहुत बार सुनते आए हैं, द वर्ड इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कुछ भी होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लाके सामने खड़ा कर देते. तो एडवाइजरी कमिटी कौन फॉर्म करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ठीक है. अगर ये लिख के आ जाए क्वेश्चन में कि फ्लोर वेज कौन इंट्रोड्यूस करता है, सेंट्रल, स्टेट या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वहां एप्रोप्रिएट मत दे देना, वहां आपके आपका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट 192 आ गया यूपीएससी का फेवरेट असर्शन और रीजन का क्वेश्चन. Provision of Employees Compensation Act and maternity benefit do not apply to all industries. Employees Compensation Act is comprehensive social security legislation. चलो बताओ 192. Comprehensive
सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है एंड आर जो है आपका ए को सपोर्ट करता है कि ये एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जो सारे इंडस्ट्रीज में अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नो कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होती अगर वो बेनिफिट चाहिए उस चीज का। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ अबव। तो अगर मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए तो क्या आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये आपका सही है। कुछ हो गया आपको, मान लीजिए डिसेबिलिटी हो गई या कुछ भी, तो कंपनसेशन दे रही है कंपनी, तो उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है आपको? नहीं भाई, वो तो ऐसे ही दे रही है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ए भी है आपका और बी भी है राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। 194, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर पे कौन सा बेस्ड नहीं? माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड, आयरन और माइंस लेबर वेलफेयर फंड, मिनिमम वेजेस एक्ट, या डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर एक्ट। इसमें से कौन सा वेलफेयर के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे भी वेलफेयर फंड है, यहाँ पे भी वेलफेयर फंड है, यहाँ पे भी वेलफेयर एक्ट है। तो इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं था। मिनिमम वेजेस एक्ट इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following legislation apply to unorganized sector workers in India? Unorganized sector workers पे कौन अप्लाई होता है? मिनिमम वेज एक्ट, चाइल्ड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ऑल ऑफ अबव। कौन सा ऐसा है जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अप्लाई होता है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सभी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसीलिए सब अप्लाई होते हैं क्योंकि आपका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच की जो गैप है उसको कम किया जा सके। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा पार्शियलिटी ना हो। सो ऑल ऑफ अबव, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, चाइल्ड लेबर्स एंड मिनिमम वेज। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में है। ये तीनों साथ में एप्लीकेबल होते हैं। मैटरनिटी और स्टेट इंश्योरेंस एक्ट दोनों एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एंड स्टेट एम्प्लॉयज एक्ट दोनों एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन और मैटरनिटी बेनिफिट मिल रही है तो इंश्योरेंस एक्ट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ, तो इसमें से कौन सा सही है? तीनों साथ में एप्लीकेबल तो नहीं होते, मैंने आपको ये बता दिया कि तीनों साथ में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब बताओ, इसमें क्या होता है? अगर आपका वर्कर कंपनसेशन और मैटरनिटी बेनिफिट ये दोनों आपको मिल रही है ना, तो आपका स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल टू पे कंपनसेशन in respect to any injury not resulting in death or permanent disablement caused by an accident। वो एक्सीडेंट कैसा हो रहा है? इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रिंक्स और ड्रग्स। ठीक है, अगला, ड्यू टू विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ वर्कमैन टू एन ऑर्डर expressly given or to rule expressly framed for the purpose of securing safety of workmen, due to willful removal or disregarded by workmen or any safety guard or other device he knew to have been provided for purpose of security and safety और क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज कोई वर्कमैन काम कर रहा है और काम करते करते उसको टोटल डिसेबिलिमेंट या डेथ कुछ भी हो जाता है। ऐसे केस में तो एम्प्लॉयर को तो देना पड़ेगा कंपनसेशन, लेकिन कौन सा ऐसा केस है जहां एम्प्लॉयर बच सकता है कंपनसेशन से? उसके लिए 3 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है कि अगर वो का हादसा एम्प्लॉय ड्रग्स या दारू के नशे में कर रहा हो, ड्रिंक किया हो, अल्कोहल कंज्यूम किया हो, ड्रग्स पे हाई हो। ठीक है, अगला, कोई विलफुल डिसोबीडियंस किया हो, जैसे कि उसको उसका सीनियर मना किया है कि आपको वहां नहीं जाना है, वहां कुआं है, मना किया जा रहा है आपको नहीं जाना है, और वो जाके कूद जाए उसमें, तो ये तो भाई अलग ही चीज हो गई। अगला, कहा गया है कि ये फ्यूज लगाया गया है, इसको निकालना नहीं है, अगर ये निकाल दिया गया तो आपको करंट मार देगा, कोई भी अप्लायंसेस छूओगे आपको करंट मार देगा, सपोज ऐसा कहा गया है। ठीक है, या फिर बताया गया है कि देखो ये कोटिंग है पेंट की, इस पे की गई है ताकि करंट ना आपको लगे। ठीक है, आप इसको निकालोगे नहीं, और वो क्या कर रहा है?
अपनी गर्लफ्रेंड से फोन बात कर रहा है और बैठ के ब्लेड से पूरा पेंट उतार दिया और फिर उसको टच कर दिया तो करंट मार दिया उसको। तो ये तीनों जो कंडीशंस है ना, ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है कोई कंपनसेशन नहीं देगा। ठीक है, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। Minimum wages as fixed under Minimum Wage Act 1948 must be revised at least once in. कितने साल पे रिवाइज करना है मिनिमम वेजेस को? 1948 में आया था मिनिमम वेज एक्ट, उसके अंदर क्या कहा गया है, कितने साल के अंदर घर को, आपकी फैक्ट्री को पेंट कितने साल पे करना है? हर 5 साल पे। मिनिमम वेज को रिवाइज कितने साल पे करना है? हर 5 साल पे मिनिमम वेज को रिवाइज करना है। मिनिमम वेज सेट कौन करता है? स्टेट सेट करती है। फ्लोर वेज कौन सेट करता है? सेंटर सेट करती है। ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948 है, कितने शेड्यूल है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट में कितने शेड्यूल है? कमेंट डाउन करो। Minimum Wage Act 1948 have one schedule covering all type of industry, one schedule covering different type of industries, one schedule covering shops and establishment, two schedules covering industrial establishment and agriculture. ठीक है, तो हमारे मिनिमम वेज एक्ट में टोटल 2 स्केड्यूल हैं आपके इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। कितने स्केड्यूल है? 2। बताओ फैक्ट्री एक्ट में कितने स्केड्यूल है? फैक्ट्री एक्ट में 1948 वाले देयर आर टोटल 3 स्केड्यूल्स। ठीक है, टोटल 3 स्केड्यूल दिए हुए हैं। Which provisions regarding health are mentioned in section 11 to 20 in Factory Act of 1948? 1948 के फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 11 से 20 तक में कौन कौन से हेल्थ मेंशन किया गया? ठीक है, क्लीननेस, डस्ट फ्यूम्स, वेंटिलेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और हेल्थ के लिए कौन कौन सा मेंशन है? अब देखो इसमें ऑप्शन ई तक दे दिया ऑल ऑफ ओवर रखने के लिए। आपका पैटर्न ही टूटना चाहिए, क्रोनोलॉजी जो है नहीं टूटनी चाहिए जितना पीछे ले आ रहे हो। जी हाँ, क्लीननेस का भी दिया है, डस्ट फ्यूम को भी हटाना है, कैसे हटाना है, कैसे डिस्पोज करना है, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होना चाहिए। इनफैक्ट आपका स्पिटिंग बॉक्स और ठीक है ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के बारे में भी सब दिया हुआ है। तो आंसर आपका क्या है? ऑल ऑफ। यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन कितने हैं ये? आज आपका 200 क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। यहाँ पर 200 क्वेश्चंस आर डन। कल से नई सीरीज शुरू हो रही है नए टॉपिक के ऊपर एंड वी आर हियर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ एग्जाम, जिसका एग्जाम आपका 2 जुलाई को है। इफ यू आर लविंग दिस सीरीज काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियोस टू ऑल दोस्त जो भी आपकी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, यू कैन वॉच देम ऑल इन द प्लेलिस्ट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी टैग कर दूंगी। मिलते हैं कल अगले वीडियो में विद सरप्राइजिंगली न्यू टॉपिक ऑन ईपीएफओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।